वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 1, जिसके टॉपिक है संविधान बनने की प्रक्रिया और संविधान के मुख्य लक्षण। बच्चों, हमने पिछले वर्कशीट में संविधान क्या है और संविधान क्यों आवश्यक है उसके बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो बच्चों, संविधान का निर्माण भारत में एक स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही इस बात को जरूर आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी कि जब हम आजाद होंगे तो हमें एक संविधान कैसा होना चाहिए। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी कई तरह के प्रयास किए गए थे संविधान बनाने के लिए, लेकिन जब स्वतंत्रता देने की बात आ गई, फाइनल स्टेज में पहुंचा, तब 1946 ईस्वी में संविधान बनाने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन किया गया। ये संविधान सभा भारत के लोगों द्वारा विविध क्षेत्रों से लेकर के बनाई गई थी, जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट थे और लोकप्रिय थे। ठीक है, तो इनमें लगभग 300 लोगों ने इसका योगदान दिया। तो यानी जिस कमेटी ने बनाया उसको हम कहते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा की जैसे आप देखेंगे दिसंबर 1946 से इसका काम शुरू हुआ था बनाने के लिए, और इसकी नियमित बैठकें लगभग 3 साल तक होती रही। यानी आप देखेंगे ना, 26 नवंबर 1949 को जाकर के बन के तैयार हुआ है, और इसका बनने का काम शुरू हो गया था 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो लगभग 3 साल तक इसको नियमित रूप से बनाया गया, बनाने का काम चला, बैठकें चली, उसमें एक एक पहलुओं पर विचार किया गया और उसे फाइनल किया गया। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को देखते हुए संविधान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब संविधान सभा के सभी सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो पूरे देश के लिए एक ऐसा संविधान बना रहे थे जो देश आजाद होने के बाद लोगों की आकांक्षाओं को उसमें पूर्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म एक था, न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जाता रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष भी चल रहा था और क्षेत्रीय आकांक्षाएं या मांगे भी उठ करके सामने आ रही थी। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज कर दिखाया जिससे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। क्योंकि इसमें इस तरह से व्यवस्था किया गया कि सभी विविध प्रकार के जो समुदाय हैं, लोग हैं हमारे देश में, उन सबकी जो जरूरतें हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके, और उनकी सुरक्षित संस्कृति, उनकी पहचान को सुरक्षित रखा जा सके, और सभी लोगों को समानता के आधार पर अधिकार प्राप्त हो सके। अब दूसरे पोर्शन में हम देखेंगे कि संविधान के मुख्य लक्षण क्या है। तो इसमें सबसे पहला और एक लक्षण आज पढ़ना है संघवाद। संघवाद क्या है? तो संघवाद का मतलब है कि देश में शासन चलाने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पे होती, एक से अधिक स्तर पे होती है, तो उसको हम संघवाद कहते हैं। यानी संघवाद वो व्यवस्था है जिसमें सरकार चलाने की व्यवस्थाएं कई स्तरों पर होती है। कम से कम 2 स्तर तो जरूर होना चाहिए। भारत में, हमारे देश में, यह 3 स्तरों पे काम करती है। एक केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार, जिसका अधिकार क्षेत्र पूरा देश होता है। द्वितीय स्तर पर राज्य सरकार, जिसका अधिकार क्षेत्र वो प्रॉपर राज्य होता है। जैसे हमारे देश में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 29। तो 29 राज्य सरकारें हैं जिनका क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र उनका अपने राज्य में होता है। तीसरी और स्थानीय सुशासन कहते हैं, जिस पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम। पंचायती राज व्यवस्था जब वो गांव में होती है तो उन्हें कहते हैं, और शहरी इलाकों के लिए नगर निगम की व्यवस्था है। इनका पावर होता है लोकल स्तर पे जो काम होते हैं, विकास के कार्य होते हैं, उनको कराना और उनका निरीक्षण करना। ठीक है, तो इस तरह से इन सभी स्तर की सरकारों को संविधान में अधिकार बांटे हुए हैं, जिसको हम अनुसूची कहते हैं। और जैसे 3 अनुसूचियां बनी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य, ये हालांकि स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए संविधान में बाद में प्रावधान किए गए। तो संघ सूची पर जो कानून बनाता है, अधिकार होता है, किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। ठीक है, संघ सूची पर। और राज्य सूची पर किसका होता है? राज्य सरकारों का। इनका राज्य सरकार, आप देखेंगे नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। और तीसरा है समवर्ती सूची। ये क्या है?
ये है कि जिस पर दोनों को अधिकार प्राप्त है, राज्य को भी और केंद्र को भी। नॉर्मल कंडीशन में इसको राज्य सरकारें इसका यूज करती है, लेकिन अगर केंद्र उस पर कोई कानून बनाना चाहता है तो केंद्र ही बना सकता है। और लेकिन केंद्र जब बनाता है और राज्य और केंद्र में कोई टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र का जो नियम होता है वो मान्य होता है। ठीक है, इसकी वजह यह है, यहाँ देखेंगे कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों को स्पष्टता के साथ संविधान में कुछ सूचियां दी गई थी। वही चीज मैंने बताया कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसे आप स्वयं करेंगे। आप देखिए क्या दिया, अपने आसपास बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, निगम पार्षद का नाम लिखिए और पता लगाइए कि किस प्रकार केंद्र, राज्य या अन्य के अंतर्गत काम करते हैं। इनके बारे में पता करनी है और इनके बारे में पता करनी है कौन सा चीज किस राज्य सरकार के अधीन काम करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रश्नों को। इसमें 4 प्रश्न दिए हैं, आइए चारों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को उत्तर दिए जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, पहला प्रश्न है कि संविधान के निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो उत्तर इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने निम्नलिखित चुनौतियां थी। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना, देश के विविधता में एकता के स्वरूप को बनाए रखना, विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, विभिन्न भाषाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना, विभिन्न संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, संघवाद से आप क्या समझते हैं। जब किसी देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारें होती हैं तथा उनके अधिकार क्षेत्र बटे होते हैं तो ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, लिखिए। तो हमारे देश में 3 स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय स्वशासन। ठीक है, और चौथा प्रश्न देखते हैं, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण है, क्यों, लिखिए। तो हमारा देश विविध भाषा, संस्कृति को समाहित करने वाला देश है, अतः क्षेत्रीय आकांक्षाएं और जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं। मान लो जैसे जो जरूरत उत्तर भारतीयों को है वही तमिलनाडु और पंजाब दोनों यहाँ रहने वाले लोगों की जरूरतें और पहचान एक जैसी है नहीं, तो उनको अपनी भी तो सुविधाएं देखनी है। तो उसके लिए क्षेत्रीय आकांक्षाएं और जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं, इसीलिए अलग अलग सरकारें भी बना दी गई कि कुछ मुद्दों पर ये आपके समस्याओं का समाधान करेगी। इसीलिए संघीय व्यवस्था अपनाई गई जिससे कुछ मुद्दों पर राज्य सरकारें अपने फैसले ले सके, वहीं स्थानीय स्तर पर ग्राम विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सके। ठीक है, तो इसलिए हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें का प्रावधान किया गया। आइए वर्कशीट के आप तीसरे हिस्से में देखते हैं, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। आज का संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि मास्क पहन करके ही हम स्वयं को, अपने परिवार को और समाज को कोविड-19 के इस प्रकोप से बचा सकते हैं। तो अब बहुत दिनों तक हम घरों में ही बंद नहीं रह सकते और कहीं ना कहीं किसी न किसी संपर्क में आने की संभावना अब है ही, क्योंकि बहुत सारे कामकाज खुल गए हैं। तो हमें पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखनी है कि जब भी हम बाहर निकलें या जब भी किसी के संपर्क में आए तो मास्क पहने तथा 2 गज की दूरी का पालन करें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सके कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।